हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है आपका, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 11th के लिए। और आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 है ये वीडियो का। और इसमें आपको आगे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे विद ट्रिक्स अगेन, फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। कोशिश होगी कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाए, इवन बेस्ट मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाए यूट्यूब पे। शुरू करते हैं सवाल नंबर 22 से। गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। सबसे पहले आप देखिए अनसर्टेनिटी इन स्पीड। तो ये 45 मीटर पर सेकेंड है। अगर 2% है, मतलब 2 है 100 में, 45 में कितनी होगी अनसर्टेनिटी इन स्पीड? ये होगी आपकी 2%, यानी कि 200 में होगी तो 45 में होगी 90/100। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.9। क्लियर? अब हमें जो मास दिया हुआ है उसको केजी में आप बदल लो। मास दिया है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम आप केजी में बदलोगे तो ये आपका 40/1000 हो जाएगा। और इससे आपको मिलेगा 0.000 केजी। क्लियर? अब देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। ओके, यहाँ पे पी की जगह आप एम भी रख सकते हो। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, तो पी को आप इधर शिफ्ट कर दो, h/4 पाई। और यहाँ पे 4 डेल्टा पी। ओके, या चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा h/4 पाई, और पी की जगह आप क्या रख सकते हो, एम इंटू डेल्टा वी। वी डेल्टा वी क्या है? ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे वैल्यूज आप प्लेस कर दो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन आपकी 4 पाई की वैल्यू क्या रखोगे आप, 3.1415। ओके, इंटू एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 0.040 और यहाँ पे डेल्टा बी की वैल्यू आपकी है 0.9। ओके, इस सब को आप कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको यहाँ से आंसर मिलने वाला है 1.46 इंटू 10⁻³ -33। ओके, मीटर में आएगा ये। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको वीडियो अवेलेबल कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए पार्ट कहता है विच ग्रुप एंड पीरियड एलिमेंट जेड जब दिया हो 26, तो किस ग्रुप का ये एलिमेंट होगा और किस पीरियड को बिलोंग करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो ऑर्डिनरी 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका बचता है 3D में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन और 4 में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? आयरन का। तो यहाँ पे आप देखोगे एन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4। और ये वैल्यू किसको बताती है? ये बताती है हमारा पीरियड को। तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का। ओके, फोर्थ पीरियड एलिमेंट है। एक चीज क्लियर हो गई आपको? आई थिंक अब दूसरी भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिया है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, और यानी कि वैलेंस ऑर्बिटल की बात हो रही है, वैलेंस शेल की बात हो रही है, सॉरी। वैलेंस तो शेल की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से भी आते हैं और यहाँ से भी, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएंगे 6 + 2। तो जितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है हमारा क्या, ग्रुप नंबर। ये हो गया आपका ग्रुप। एट ग्रुप का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का। ये है आयरन का। देखिए बेरिलियम के साथ क्या दिक्कत है कि बेरिलियम ग्रुप में सबसे ऊपर है, तो इसका एनोमलस बिहेवियर होता है। बाकी एनोमलस मतलब बाकी जो इसके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये मैच नहीं करता बिहेवियर के मामले में, कई बहुत सारे मामलों में। ओके, तो रीजन कौन कौन से हैं इसके पीछे? सबसे पहले होता है स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ओके, दूसरा रीजन होता है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आप जानते होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। ओके,
तीसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसकी और मुकाबले। और साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सॉरी पीरियड का, ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर, तो ये चार रीजन है जिसकी वजह से ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ये कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, व्हाट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस भी निकालनी है और एनर्जी भी निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है यहाँ पे। तो He प्लस के लिए आप समझ सकते हो कि Z की वैल्यू कितनी होगी, Z की वैल्यू आप पहले तय कर लो, Z की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, और N की वैल्यू थोड़ी है, ओके, तो N भी होगा 1 ही, क्योंकि एक ही तो ऑर्बिटल है इसमें, He प्लस की बात हो रही है, एक ही ऑर्बिटल है, तो N की वैल्यू होगी 1। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इसके साथ कितनी एसोसिएटेड होगी, ये होगी माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ओके, और ये एनर्जी निकलेगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। तो आप वैल्यूज प्लेस करो, माइनस का 13.6 इंटू जेड का मान है 2, 2 का होगा स्क्वायर तो ये जाएगा 4 अपॉन 1, 1 का कर दो स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो ये आ गई एनर्जी आपकी। अब बात आती है आपके रेडियस की, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला भी रख दो आप, आर एन इज इक्वल टू, सॉरी आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ओके, और ये होगी एंगस्ट्रॉम में, ये डिस्टेंस किस में आएगी, रेडियस किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। तो 0.529 इंटू एन की वैल्यू क्या है 1 और जेड की वैल्यू क्या है 2, ये आगे एंगस्ट्रॉम में, इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0.2645, 0.2645 एंगस्ट्रॉम। अगर इसे आप मीटर बदलना चाहते हो मीटर बदल दो, अदरवाइज यहाँ पे आंसर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, फॉलोइंग आर द पीरियड ऑफ पीरियड टू एलिमेंट्स, ये कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं, हाई मतलब लिए बिना भी कल नानी और को आना चाहिए, ओके, एनी तो नहीं दिया नहीं यहाँ पे। तो देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे आप, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, लिथियम लिए बिना भी कल नानी और हुआ, ये एलिमेंट थी। जब आप इधर से इधर जाओगे एक ही पीरियड में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, नीचे आने पर वो सॉरी बढ़ती है, यहाँ पे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी और लिथियम की सबसे कम हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा पहले का आपका, लिथियम। क्लियर। अब देखो बी क्या कहता है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब अगेन लिथियम हमारा आंसर होगा, लिथियम की एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी और फ्लोरीन की यहाँ सबसे ज्यादा हो जाएगी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और आपको ये पता है कि फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी among all 180 elements of periodic table, periodic table में 118 एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, फ्लोरीन की, आंसर क्या होगा आपका, फ्लोरीन। आई थिंक ये बेस्ट वे है आपको आंसर देने का, और आपको आंसर समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट देखिए, रॉबिन्सन कहता है कंपाउंड है एक जिसमें इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतनी कार्बन है और इतनी क्लोरीन है, मोलर मास दिया हुआ इस कंपाउंड का 98.96 ग्राम वाटर, इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम, ऑफ ईच एलिमेंट, सॉरी। पहले हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए आपका कितने परसेंट हमने हाइड्रोजन लिए, 4.07% लिए, 4.07% लिए। इसका मोलर मास कितना होता है, ये होता है 1.008, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4.07, सॉरी 4.04 अप्रोक्सीमेटली, कितना 4.04, ओके। कार्बन कितना है हमारे पास, ये 24.27 कार्बन है, और कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12.01,
ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.02। ऐसे ही आप क्लोरीन के लिए निकालोगे, क्लोरीन कितना है 71.65, और इसे कि मान लो इसके मास से डिवाइड करो मास से, तो ये हो जाएगा 35.65 अप्रोक्सीमेटली, 45 सॉरी, 45.45। यहाँ से भी मिल जाएगा आपको ये। अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो देख लो। दूसरा स्टेप क्या, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो बच्चों क्या होगा, पहले 4.04 को ही आप डिवाइड करो 2.02 से, तो यहाँ से मिलेगा 2। ऐसे ही आप 2.02 को 2.02 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिलेगा 1। अगेन 2.02 है, उसको भी आप 2.02 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिलेगा 1। तो क्या मिला सिंपलेस्ट रेशियो हमें, कार्बन, और सबसे पहले था हाइड्रोजन, सॉरी, उसके बाद था कार्बन, उसके बाद था क्लोरीन। तो ये आपका है 2, ये है आपका 1, और ये भी है आपका 1। अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि ये कुछ इस ढंग से इसका फॉर्मूला रहा होगा, CH2 देन Cl। अब हमें पता है कि ये तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला मिल चुका है। कैसा फार्मूला है ये, एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, तो हमें यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूले से मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो रास्ता क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें कुछ इस ढंग से, जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा है, इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला। लेकिन n का मान निकलेगा कैसे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, मोलर वेट दिया हुआ है। तो आप ये समझो कि जैसे ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, और यहाँ पे हम n लगा रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मोलिकुलर वेट, MW कह दे रहे हैं हम, शॉर्ट है मोलिकुलर वेट, जो कि हमें दिया हुआ है 98 पॉइंट समथिंग समथिंग, कितना 98.96 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस एम्पिरिकल फार्मूले का तो मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं, कार्बन का रख करके, हाइड्रोजन का रख करके, ऑक्सीजन क्लोरीन का रख करके, तो तीनों को रखेंगे और हम अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49.476, 49.476, और इधर से एन है ही, और इज इक्वल टू ये है आपका, जस्ट वन की सही से थोड़ा इक्वल कर लीजिए। ओके, ये आपको दिया हुआ है 98.96। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू आप निकालोगे, यह आ जाएगा 98.96 डिवाइडेड बाई 49.476, यहाँ से मिलेगा आपको 2। एन का मान मिला 2। तो आप देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है ये, CH2Cl। ओके, और इसके साथ रखा गया एन, और एन के लिए तो हमने 2 रखा है ना, 2 रख दो यहीं पे, है ना। अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको आप डबल कर लो, तो ये आ जाएगा C2, फिर H हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा Cl2, और यही होगा आपका मोलर फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला डन। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक और सवाल, और ये अच्छा सवाल है काफी। कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन दी है जो कि बैलेंस भी है, आप चेक कर लो, अगर बैलेंस नहीं हो तो आपको बैलेंस भी करनी पड़ेगी। ओके, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। व्हाट मास ऑफ CH2O3 is required to react completely with 25 ml of इतने MSCl। तो HCl की क्या दे दी, कंसंट्रेशन दे दी है। सबसे पहले HCl के मोल डिसाइड कर लो आप। अगर आपने मोल्स निकाले हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि मोलरिटी होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम की। तो हमें क्या दिया होगा, हमें कुछ दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया है 25 ml, और ये क्या दिया है, ये कंसंट्रेशन दी हुई। तो रखो एम की जगह 0.75। ओके, और एन का मान हमें पता नहीं है, बी का मान हमें पता है, इसको आप बदल लो लीटर में, क्योंकि मोलरिटी की बात है, तो ये हो गया लीटर में। एन का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, एन इज इक्वल टू मिलेगा, इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे HCl के, और ये होंगे आपके 0.01875। 0.01875। क्या करना है, अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हम अपनी बैलेंस इक्वेशन को देखें और यहाँ पे तय कर लें कितने कितने मोल्स लग रहे हैं, कितने कितने मोल्स किस किस
कंपाउंड के बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप HCl को देखोगे, यहाँ पे 2 मोल लगे, इसके 2 मोल लगे का, आप जो कैल्शियम का 1 मोल को हमने यूज करना था, और यहाँ से एक ही कैल्शियम का मोल CaCl2 का बना, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का और एक ही वाटर का। तो ये इंडिकेशन हमें ये है यहाँ से, इस इक्वेशन से, बैलेंस इक्वेशन से, कि जितने मोल HCl के लगेंगे उससे आधे मोल कैल्शियम कार्बोनेट के लगेंगे। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन ही मोल चेक करने हैं ना, हमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट के मोल ही तो पता करने हैं, तभी तो हम मास ऑफ CaCO3 कैलकुलेट कर पाएंगे। तो भाई आप देखो यहाँ पे, जब हमारे पास 0.0187 कितने मोल हैं HCl के, तो कितने मोल चाहिए हमें इसके, इस कैल्शियम कार्बोनेट के आधे चाहिए इसके, HCl के आधे मोल कैल्शियम कार्बोनेट को ये भी चाहिए, यानी कि इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, जानना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो ये मोल किसके हैं, देखो ये इसके हो गए, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के मोल, क्लियर हो गया। कितनी मोल चाहिए, अब हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, 1 मोल ऑफ CaCO3, ये कितना मोलर वेट हो जाता है इसका, इसका मोलर वेट होता है 100। ओके, तो अब आपका कितने मोल है, कितने मोल है, तो इतने मोल का कितना हो जाएगा, मास 0.0875/2 का मोलर मास। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, 0.01875 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 0.00937 5 ग्राम, इसका मास हो गया CaCO3 का। इसको आप केजी में बदलना चाहते हो, बदल 0.9375 केजी मास, किसका है ये, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर हो गया ये सब कुछ, या कोई दिक्कत है तो कंफ्यूजन है तो आप बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, इस क्वेश्चन को हमने बैलेंस करना है, और जी एसिडिक मीडियम का करना है, ये ध्यान रखना, तो एसिडिक और बेसिक मीडियम का दोनों को बता देते हैं, क्या पता बेसिक का पूछ ले इस बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें हम दोनों इक्वेशन को तोड़ लेंगे, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी और एक, सॉरी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, और दूसरी आपकी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe2 का हो रहा है यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, Fe2 प्लस से ये Fe3 प्लस में चला जाएगा, Fe3 प्लस में ये चला जाएगा। क्लियर हो गई आपकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन की आप बात कर लो, तो ये हो जाएगा आपका Cr2, वो 7 2 माइनस, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका Cr3 प्लस में। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे +6 में है क्रोमियम, और +6 से +3 में चला गया, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का व्योग, जो मतलब रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ, अब यहाँ पे दोनों रिडक्शन हाफ रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस यहाँ पे करिए, यहाँ पे 3 है प्लस का और यहाँ पे 2 है, तो इसको आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, ये आपका बैलेंस हो गया चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका चार्ज कितना है, यहाँ पे इसका +3, और यहाँ पे कितना है, प्लस का सिक्स और यहाँ पे +3। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका एटम बैलेंस करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे भी एटम बैलेंस करना था, लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काफी अकेला था। यहाँ पे Cr2 है, तो आप ये लो, Cr2 हो गया Cr भी। ठीक है जी, तो ये एटम तो बैलेंस हो गया, अब एटम बैलेंस हो गया तो अब आप क्या करोगे, अब इसका चार्ज देखो, चार्ज बैलेंस ऑलरेडी यहाँ +6 हो गया, +6 हो गया। अब क्या करना है, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी एटम को बैलेंस करो, और कोई एटम है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन यहाँ 7 है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 7H2O लगा दो, क्या करोगे यहाँ 7H2O लगा दो। देखो ध्यान ये रखना कि ऑक्सीजन कहाँ पे थी, पहले पहले थी, जो एक्सेस ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन थी कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने वाटर कहाँ लगाया, राइट हैंड साइड में, अपोजिट लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। अब देखो हाइड्रोजन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर आपको हाइड्रोजन लगानी पड़ेगी। कितनी हाइड्रोजन लगानी पड़ेगी, 14 लगानी पड़ेगी। H+ की फॉर्म में लगेगी हाइड्रोजन, किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में। ओके, अब देखो चार्ज बैलेंस करना है आपने, तो यहाँ पे 14 प्लस का है, 14 प्लस का है, और यहाँ पे जो चार्ज है ये -2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। क्लियर, और कुछ नहीं है ना प्लस का यहाँ पे। ठीक है, इधर देखोगे आप तो क्या पोजिशन बन रही है यहाँ पे, ये 6 प्लस का, और यहाँ 14 प्लस का है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लगाओगे, तो इधर आप 6 इलेक्ट्रॉन और लगाओगे, क्या करोगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपने लगा दिए। अब ये चार्ज भी बैलेंस हो गया। ओके, अब देखो पहली वाली इक्वेशन में चार्ज बैलेंस हुआ है नहीं हुआ, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे तो फाइनल इक्वेशन जो है इलेक्ट्रॉन कटेंगे नहीं।
जबकि हमें इलेक्ट्रॉन काट करके लिखनी होती है फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, ओनली वन। तो इस पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, हमने काटने के लिए ये सब किया है काम यहाँ। उसके बाद बचता है आपका 6 Fe, और यहाँ पे ये है सब कुछ। तो एज इट इज लिख दो 14 H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस, ओके, प्लस 6 Fe, यहाँ से मिला हमें 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O, और यहाँ पे 6 Fe, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। लेकिन कहाँ पे हुई है, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हमसे मांगी गई, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये 14H प्लस दिख रहा है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखना चाहते हैं, आपको बता रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, कि अगर आपने इसी इक्वेशन को या किसी भी एक्सवाइजेड इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए कह दिया जाए, तो आप कैसे करोगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 14H प्लस लगा हुआ है, तो 14 इसके साथ लगा दो आप 14OH माइनस, दोनों तरफ लगेगा, लेकिन इधर भी लगा दो 14OH माइनस। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल को आप बैलेंस कर लो, ये कितने बन गए आपके 14 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे दोनों को मिला के, इसको और इसको। बाकी ऐसे ही रहने दो, Cr2O7 2 माइनस में 6 Fe, ऐसे ही रहेगा, Fe2 सॉरी। उसके बाद 2 प्लस नहीं, फिर उसके बाद ये आता है आपका 2Cr3 प्लस प्लस 7H2 था, तो इधर अगर आप H2 ले जाओगे तो चलिए H2 कितने रह जाएंगे, ओवरऑल H2 जो रह जाएंगे यहाँ पे 7 इधर से आ जाएंगे, तो 7 ही तो बच जाएंगे। तो 7H2 बच गया इधर, और बाकी इधर तो ये और H2 खत्म हो गया, यहाँ पे 6Fe3 प्लस बचा, और साथ ही साथ 14OH माइनस बचा। अब देखो पूरी इक्वेशन में आप देखोगे तो ये OH माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं और OH माइनस या H प्लस है ही नहीं। ठीक है, तो ये कैसा मीडियम हो गया, ये आपका बेसिक मीडियम हो गया। तो इस तरह सा काम आप और कर लोगे, तो एसिड हो या चाहे बेसिक, कोई भी मीडियम में आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। 28 नंबर सवाल देखिए, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। एग्जांपल भी देखने हैं आपने, देने हैं सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, एच बॉन्डिंग आप शॉर्ट में कह सकते हो, तो कब होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब होती है स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है बेसिकली। क्या है स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि होता है तब है जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, खासतौर पर FO1 से जुड़ी हो, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और कोई आसपास दूसरा मॉलिक्यूल हो, या इसी मॉलिक्यूल पे कहीं कोई और नेगेटिव एटम लगा हो उसकी तरफ, ये हाइड्रोजन जो इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, सपोज यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन से, ऐसे जैसे वाटर में आप देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के साथ, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो आप कह सकते हो नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन क्या, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये, क्योंकि जुड़ा तो ये है इसके इस वाले आइटम, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है ये हाइड्रोजन, लेकिन ये पड़ोस वाले हाइड्रोजन से भी एक एसिड बॉन्ड बना देगा, इसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी चूंकि ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। ठीक है, डन है। उसके बाद अगर हम बात करें इंट्रामोलिकुलर की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में, जैसे आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात कर लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ये है आपका O, और इसके साथ जुड़ा है H, फिनोल का। ठीक है, अब अगर यहाँ पे NO2 लगा है, N ऐसे लगा होगा, इसके बाद O लगा होगा, यहाँ पे O लगा होगा। ठीक है, इस O के ऊपर क्या है, चार्ज बन रखा है, नाइट्रोजन प्लस का होगा, इसके बाद पार्शियल नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन के बाद कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कभी और अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे करके इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में होंगे दो अलग अलग एटम के। ठीक है, जो जो एक हाइड्रोजन एक एटम पे लगी थी, वो दूसरी की तरफ, वो दूसरा ऑक्सीजन की तरफ भी अट्रैक्ट हो गई है, तो इसको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
देन तो इस प्रकार से सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन डी और ई को हम देखेंगे बाकी बचे हुए वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।